नमस्कार बच्चों, मैं राहुल मिश्रा। आज खत्री ट्यूशन क्लासेस की तरफ से मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझाने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। ये आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में 6 नंबर का आएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है एक इंडिविजुअल चैप्टर। चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि बजट होता क्या है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, आपकी मम्मी कहती है यार क्या बताऊं बेटा, इस महीने का बजट खराब हो गया। पहले समझो बजट होता क्या है। बजट बेटा एक एस्टिमेट होता है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि इस दौरान हमारे पास कहां कहां से पैसा आएगा और हम कहां कहां उस पैसे को खर्च करेंगे। सेम यहां पर सरकार भी यही करती है। हर साल अप्रैल आने से पहले फरवरी में सरकार एक एस्टिमेशन लगाती है कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार कहां कहां से पैसा अर्न करने वाली है और उस पैसे को कहां कहां खर्च करेगी। ये पूरा एस्टिमेशन बजट कहलाता है। जैसे अगर आप डेफिनेशन देखें, बजट इज एन एनुअल यानी हर साल बनाया जाता है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। हमेशा याद रखिए बजट कभी भी एक्चुअल नहीं होता, ये एक एस्टिमेशन होता है कि कहां कहां से हमारे पास पैसा आएगा और कहां कहां हम उस पैसे को खर्च करेंगे। दूसरी चीज, बजट सरकार के सभी लेवल पे बनाया जाता है। लेवल का मतलब सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या म्युनिसिपल लेवल जिसको हम कहते हैं, पर हम यहां पर सेंट्रल लेवल की बात करेंगे जिसको हम यूनियन बजट कहते हैं। हमारे इंडिया में बजट तब प्रेजेंटेट किया जाता है जब प्रेसिडेंट अनुमति दे। अगर नहीं हो, बाय डिफॉल्ट किया जाए तो ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी होता है। ये आपका एमसीक्यू के बेसिस पे पूछा जा सकता है। अब अगेन, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो बजट में शो किया जाता है ये एक्चुअल नहीं होता, ये अंदाजन होता है। सरकार एक एस्टिमेट लगाती है कि इस साल हमारा 30,000 करोड़ का बजट जो है, इसमें हम कहां कहां से पैसा अर्न करेंगे और कहां कहां पैसा खर्च करेंगे। हमेशा याद रखिए, बच्चा आमतौर पर यहीं पे मिस्टेक कर देता है। बजट हमेशा एस्टिमेट होता है बेटा, ठीक है। चलिए, अब जैसे आपने पढ़ा कि बजट के 2 पार्ट होते हैं, एस्टिमेटेड रेवेन्यू यानी कहां कहां से पैसा आएगा, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी सरकार इस पैसे को कहां कहां खर्च करने वाली है। देखिए, बजट रिसिप्ट यानी पैसा आना, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना। रिसिप्ट्स में पैसा सरकार के पास आएगा चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। एक्सपेंडिचर में सरकार का पैसा खर्च होना है। जब हम रिसिप्ट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। और एक्सपेंडिचर भी सेम इसी तरह का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल। पहले बच्चों हम बजट रिसिप्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम एक्सपेंडिचर के ऊपर आएंगे। अब रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जो ना तो आपके ऊपर कोई उधार क्रिएट करेगी और ना ही आपकी कोई एसेट्स रिड्यूस करेगी। सरकार के लिए वो रिसिप्ट यानी एक ऐसा पैसा आना जिससे सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई उधार नहीं जनरेट हो रहा और ना ही सरकार की कोई एसेट कम हो रही है। सर ऐसा कौन सी कमाई होती है? बहुत सारी कमाई है सरकार की। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को गिफ्ट मिला। अगर आपको मान लीजिए कहीं से गिफ्ट मिलता है तो क्या आपकी कोई उधार कम हुआ कि या ये गिफ्ट आपको लौटाना पड़ेगा, या आपकी कोई एसेट कम हो गई? नहीं। तो ये जो रिसिप्ट्स होती है ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे देखा जाए तो सरकार को टैक्स मिलता है, सरकार को पेनल्टीज मिलती है, सरकार को गिफ्ट्स मिलते हैं, सरकार को ग्रांट्स मिलता है। ग्रांट्स का मतलब चंदा। तो ये सारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इससे सरकार के ऊपर कोई उधार क्रिएट नहीं हो रहा, इसे भविष्य में सरकार को लौटाना नहीं है और ना ही सरकार की किसी प्रकार की एसेट्स में कमी आ रही है। अच्छा बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है बेटा वो क्या होता है? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब बार बार होने वाला, हर महीने होता है, रेगुलर इनकम है, ठीक है। अब आगे स्टडी करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक टैक्स रिसिप्ट्स और एक नॉन टैक्स। टैक्स का मतलब वो कमाई जो सरकार को टैक्स के माध्यम से हो रही है, जैसे इनकम टैक्स, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे जीएसटी, जैसे एक्साइज ड्यूटी, ये सब टैक्स हैं,
ठीक है। और नॉन टैक्स वो होता है जो सरकार को टैक्स के अलावा दूसरे सोर्सेज से कमाई होती है। जैसे सरकार आपसे पेनल्टी लगाती है, अभी रिसेंटली डेंगू का बड़ा प्रकोप चल रहा है, आपके घर एमसीडी वाले आएंगे चेक करने के लिए, डेंगू के लार्वा मिलेंगे, आपके ऊपर 5,000 का फाइन लगा देंगे। तो ये भी सरकार की कमाई का स्रोत है, बट वो नॉन टैक्स है क्योंकि ये सरकार का टैक्स के अलावा दूसरे सोर्सेज से इनकम आ रही है। अब आगे समझिए, जब हम टैक्स की बात करते हैं आमतौर पर दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, विच मीन्स जो अर्निंग कर रहा है, जो कमाई कर रहा है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज मैं राहुल सर मंथली 50,000 की इनकम कमाता हूं और साल का अगर मेरा 6 लाख बनता है तो लगभग कुछ 15-20 हजार रुपए आज के टैक्स रेट के हिसाब से मेरा लगेगा। तो अब ये टैक्स मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैंने पैसा कमाया है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। आमतौर पर समझिए, जो भी गुड्स या सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है उसे आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मैं आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों के पास अभी एक कॉपी होगी जिस पर आप ये सब चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो। आप उस कॉपी के पीछे एमआरपी देखिए, लगभग 10, 20, 30, 40 आपकी कॉपी के वेट के हिसाब से लिखा है। आप उसके नीचे छोटा छोटा लिखेंगे इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, विच मींस जो कॉपी जिस कंपनी ने बनाई थी उसको बनाते वक्त बहुत सारा एक्साइज ड्यूटी या प्रोडक्शन ड्यूटी या सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस उसको पे करने पड़ेंगे जो अल्टीमेटली उसने एंड यूजर यानी आप लोगों के ऊपर थोप दिया। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इंडिविजुअल पे लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो सामान पे लगाया जाता है। दूसरा डायरेक्ट टैक्स का जो है वो इनकम अर्नर्स पे लगाते हैं, जो पैसा कमाएगा वो टैक्स देगा। यहां जिसने गुड्स या सर्विसेज खरीदा वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा। आगे देखिए, अगर मैं और उसको डिस्टिंग्विश करूं या बाइफरकेट करूं तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, यानी जो जितना पैसा कमाएगा, यानी जो जितना ज्यादा पैसा अर्न करेगा, टैक्स का बर्डन उस पर उतना ज्यादा है। जैसे अगर हम इंडिया के स्लैब रेट की बात करें तो हमारे इंडिया में अगर कोई 5 लाख तक कमाता है वो टैक्स फ्री है। मतलब एक आदमी रिक्शा वाला, चाय वाला या छोटे मोटे जो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनकी कमाई साल के 5 लाख तक है, उनको कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख से ऊपर कमाने वालों का 10% है, फिर 20 है, फिर 30 है। तो समझिए जिसके जितना ज्यादा आमदनी, टैक्स उसके ऊपर उतना ज्यादा। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव होता है, यानी जिसकी कम अर्निंग होती है टैक्स उस पर ज्यादा लगता है। सर कैसे, समझाइए। समझो, इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा सामान पे लगता है। जब सामान पे टैक्स लगाया जाएगा, सामान क्या हो जाएगा? कॉस्टली, महंगा। अगर सामान महंगा होगा, अमीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आज की डेट में पेट्रोल देख लो, पेट्रोल पे टैक्स लगने की वजह से हाल ही में पेट्रोल कई स्टेट में 120 रुपए का हो गया। तो जिसके पास पैसा उसको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा, पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस पे पैसा नहीं है उसके लिए 120 रुपए का पेट्रोल काफी महंगा पड़ रहा है। तो समझिए जिसकी इनकम कम होती है उसका इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ज्यादा पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल और भी है। टैक्स, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये लिमिटेड कवरेज करता है। सर समझाओ ये। देखो मैंने आपको अभी बताया कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमेशा इनकम पे लगाया जाता है। ठीक है, यानी जिसने पैसा कमाया वो टैक्स देगा 5 लाख से ऊपर। ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं आज की डेट में, इंडिया में लगभग 1% लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स सामान पे लगाया जाता है। सामान गरीब भी खरीदता है और अमीर भी खरीदता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स से जो कलेक्शन होता है वो डायरेक्ट टैक्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है। अब बात आती है नॉन टैक्स रिसिप्ट की। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये देखिए, मैंने बताया था रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरह का होता है, एक टैक्स रिसिप्ट यानी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। वो रिसिप्ट जो सरकार को टैक्स के अलावा बहुत अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। बहुत सारे हैं, बट मैं आपको कुछ मेन सोर्सेज बता रहा हूं। जैसे इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, सरकार जो है कई स्टेट गवर्नमेंट या कई दूसरे एजेंसीज को लोन देती है और उस पर सरकार को इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, सरकार की कई कंपनियां हैं, जैसे रेलवे सरकार की है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और वो कोई प्रॉफिट कमाता है तो सरकार को उसका हिस्सा मिलता है। फाइन्स एंड पेनल्टी, अभी दिवाली थी, जो बम फोड़ रहे थे उस पर सरकार बहुत सारी पेनल्टीज लगा रही थी। डेंगू में सरकार अभी डेंगू के लार्वा जिसके घर पे मिलता है उस पर पेनल्टीज लगाती है। बिना हेलमेट आप बाइक चलाइए, बिना लाइसेंस चलाइए, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे सरकार आपसे फाइन्स और पेनल्टी चार्ज करती है। एस शीट समझिए,
अगर कोई आदमी है जिसकी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हेयर नहीं है, लीगल हेयर का मतलब कानूनी उत्तराधिकारी, सपोज मिस्टर राम है और वो चल बसे, राम की बीवी बच्चा भाई बहन फूफा ताऊ कोई नहीं है जो उसकी प्रॉपर्टी पे अपना हक जता सके, ऐसे केस में वो प्रॉपर्टी सरकार की मान ली जाती है। स्पेशल असेसमेंट होता क्या है बेटा कि कई बार सरकार कुछ स्पेशल काम कर देती है जिसकी वजह से उस एरिया के रेट बढ़ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे जहांगीरपुरी कोई नहीं जानता था, वो एक स्लम एरिया था, बट जहांगीरपुरी में जब से मेट्रो स्टेशन बना ऑटोमेटिकली उस एरिया का डेवलपमेंट हो गया। तो ऐसे केसेस, कुछ सर्टेन केसेस में सरकार कुछ स्पेशल ड्यूटी चार्ज करती है, इसी को हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा गिफ्ट एंड ग्रांट्स हो गया, उपहार, ठीक है। जैसे विदेश से कोई इंडिया में आया, सपोज बराक ओबामा इंडिया आए, उन्होंने बोला मोदी जी इज़ माय गुड फ्रेंड और मैं इंडिया को इतना पैसा एज अ गिफ्ट दे रहा हूं, तो ये सब चीज़ें आती है। ग्रांट्स का मतलब चंदा, जैसा अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे देशों ने हमारी हेल्प करी थी, किसी ने ऑक्सीजन की हेल्प करी थी, किसी ने मेडिसिन की हेल्प करी थी, तो ये सारा जो है ग्रांट्स है, ये हमें हेल्प है, हमें ये लौटाना नहीं पड़ेगा। आप भिखारी को पैसा देते हो तो ये उम्मीद नहीं करते कि वो उसका दिन अच्छा होगा तो वो पैसा हमको देगा। तो ग्रांट्स का मतलब मदद होती है, चंदा होता है, तो ये भी हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि इसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है कि इसे मुझे भविष्य में लौटाना पड़ेगा। आई होप यहां तक आप बच्चों को समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी वो टाइम रहा नहीं कि बैठ के आप कॉपी पे उतारेंगे, आप एक एक टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जहां तक जानता हूं इतना भी आपने कर लिया तो आप बोर्ड में अच्छा बजट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफी आपको हेल्प होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने बताया था कि रिसिप्ट्स जो है वो दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल। रेवेन्यू जो एसेट कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती और ना ही कोई एसेट रिड्यूस करती है। अब बात आती है कैपिटल की। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स है, या तो इससे आपकी संपत्ति कम हो जाएगी या आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इस तरह के रिसिप्ट्स को हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। एक चीज और, कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती है ये नॉन रिकरिंग होती है, यानी ये बार बार नहीं होता, ये कभी कभार होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर राजू हैं, राजू ने जो है वो अपने फ्लैट्स को रेंट पे देते हैं, तो उनको रेंट हर महीने का मिलता है। अब जब राजू को रेंट मिल रहा है, इससे राजू की कोई एसेट कम नहीं हो रही और ना ही ये किराया उसको भविष्य में लौटाना पड़ेगा, इसलिए वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। पर राजू यदि वो फ्लैट बेच दे या राजू जमीन बेच दे तो पैसा तो आएगा, पर वो जमीन से हाथ खो बैठा, यानी पैसा दोनों केसेस में आएगा, पर इस केस में आपकी संपत्ति आपके पास रहेगी, पर इस केस में आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगी। प्रॉपर्टी इन द सेंस एसेट्स कम हो जाएगी। या आपको गिफ्ट मिला, ये रेवेन्यू था क्योंकि आपको भविष्य में लौटाना नहीं है, पर इसी दौरान आपको आपके पिताजी ने 5,000 रुपये उधार दिए, बेटा ये ले 5,000 उधार, मैं 2 महीने बाद तुमसे वापस लूंगा। तो यहां जो है ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये 5,000 आपको 2 महीने के बाद लौटाने पड़ेंगे। समझ में आ गया बेटा? तो जो रिसिप्ट यानी पैसा आ रहा है लेकिन भविष्य में इसको लौटाना पड़ेगा या आपकी एसेट्स को कम कर रहा है, ऐसे रिसिप्ट्स को हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल रिसिप्ट्स। चलिए आगे चलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में जानते हैं। ये रहा, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, या तो आपका ये उधार क्रिएट करेगा या आपकी ये एसेट्स को कम कर देगा। कई तरह का होता है, रिकवरी ऑफ लोन, यानी आपने कभी किसी को लोन दिया था वहां से ये रिकवर हो रहा है। बोरोइंग यानी उधार, सर उधार कैसे? जब आप उधार लेते हो तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, आज नहीं तो कल ये पैसा लौटाना पड़ेगा। तीसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट समझो होता क्या है, सरकार के जो उद्यम होते हैं, इंडस्ट्रीज, जिसको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, सरकार उसको या तो फुल्ली या तो पार्शियली प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच देती है। तो जब सरकार इस तरह का काम करती है तो सरकार की जो एसेट्स है वो क्या हो जाती है, पहले के मुकाबले कम हो जाती है। जैसे हाल ही में दिल्ली में BSCS राजधानी, पहले ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी, बाद में सरकार ने इसका 51% ऑनरशिप रिलायंस को बेच दिया, यानी सरकार का 51% होल्डिंग जो है वो खत्म हो गई, यानी सरकार का उस कंपनी में 51% शेयर नहीं रहा। समझिए, यानी आपकी एसेट्स क्या हो रही है, कम।
जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो रिकवरी ऑफ लोन तो अच्छा आसानी से समझ लेते हैं, बट जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है। मैं उनको समझा देता हूं। समझिए, अगर आप किसी को उधार देते हो तो वो आपका डेटर बन जाता है। सपोज मान लीजिए मिस्टर हरी ने मुझे 5 लाख उधार दिए हैं, तो मैं मिस्टर हरी का 5 लाख का डेटर बन जाऊंगा। ठीक है, अब रास्ते में मुझे हरी मिले, मैंने उनको 2 लाख रुपए दे दिए। हरी साहब अभी 2 लाख रुपए हैं, बाकी पैसा मैं बाद में दे दूंगा। तो अब हरी अपनी बुक में डेटर के नाम पे 5 लाख जो लिखे थे, 2 लाख की तो रिकवरी हो गई। अब उनके बुक में डेटर के नाम पे सिर्फ 3 लाख रुपए रहेगा। तो समझिए, डेटर्स जो हैं वो एसेट माने जाते हैं, संपत्ति माने जाते हैं, और जब आपको डेटर से पैसा वापस आ रहा है तो एक तरह से आपकी एसेट्स कम हो रही है। हरी की बुक में ही देख लो ना, पहले राहुल सर के नाम से 5 लाख लिखे थे, राहुल सर ब्रैकेट में डेटर 5 लाख। जब राहुल सर ने 2 लाख रुपए लौटा दिए तो वो क्या लिखेगा, डेटर ब्रैकेट में राहुल सर 3 लाख, क्योंकि 5 लाख में से 2 लाख की रिकवरी हो चुकी है। ठीक है, दूसरा एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। आदमी हर महीने उधार नहीं लेता, हर महीने अपना कोई सामान नहीं बेचता, लेकिन हाँ हर साल रेगुलर बेसिस पे उसको इनकम टैक्स मिलता है सरकार को, हर महीने पेनल्टी का कुछ पैसा मिलता है, फीस मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, पर हर साल सरकार उधार नहीं लेती, हर साल सरकार कोई अपना एसेट नहीं बेचती। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, एमसीक्यू में हेल्प करेगा आपको। देखिए, स्टार्टिंग में ही बताया था, ये ना तो आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना ही आपकी कोई एसेट रिड्यूस करता है। या तो ये आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगा, या तो ये आपकी एसेट रिड्यूस कर देगा। रेवेन्यू क्या है, रेगुलर है, मतलब हर साल आपकी कमाई होगी, निश्चित है। कैपिटल इरेगुलर है, कोई भरोसा नहीं, हो सकता है सरकार ने इस साल सामान बेच दिया, अगले साल ना बेचे, भाई मन नहीं है, पैसा आ गया कहीं और से। नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इसको भविष्य में लौटाने का कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका है, आपने पढ़ा होगा, सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेती है। अभी जापान से सरकार बुलेट ट्रेन के लिए लोन ले रही है। अब सरकार ने तो लोन ले लिया, अब तो आने वाली सरकार के ऊपर परेशानी है कि यार अब ये चुकाएंगे कैसे। अभी आपने सुना होगा कि हाल ही में कांग्रेस ने कोई ऑयल बॉन्ड्स लिए थे ऑयल कंपनी से, अब जो करंट गवर्नमेंट है उसको वो चुकाना पड़ रहा है। तो ये बेटा जो होता है कैपिटल रिसिप्ट यानी बोरोइंग, ये जो होती है, इसमें भविष्य में आपको ये पैसा आज नहीं तो कल ये लौटाना पड़ेगा, यानी ये ऑब्लिगेशन है, दायित्व है आपके ऊपर कि आपको आज नहीं तो कल ये पैसा लौटाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इनकम टैक्स, जीएसटी, इंटरेस्ट, फीस। इसके एग्जाम्पल क्या है, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। बोरोइंग यानी उधार, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सरकार अपनी कोई संपत्ति बेच दे। चलिए आगे चलते हैं, एक्सपेंडिचर। जैसे आपको याद हो, जब मैंने आपको बताया था बजट के मेनली 2 पार्ट होते हैं, हाँ, पैसा आना, रिसिप्ट्स का मतलब पैसा आना, और एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा जाना। रिसिप्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे, जिसमें सरकार जो है कहां कहां अपना पैसा खर्च करेगी। जब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम आगे पढ़ते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार के लिए एक तरह से फालतू का खर्चा होता है। सर फालतू क्यों? क्योंकि देखिए, ना तो इससे सरकार की कोई संपत्ति क्रिएट हो रही है, ना तो इससे सरकार की कोई संपत्ति क्रिएट हो रही है, ना तो इससे सरकार की कोई एसेट क्रिएट हो रही है, और ना ही सरकार का इससे कोई उधार कम हो रहा है, ना ही इससे सरकार का कोई उधार कम हो रहा है। मतलब समझिए, सरकार का पैसा तो खर्च हो गया, पर सरकार के पास ना तो कोई सामान आया और ना ही पास्ट में कोई उधार दिया था वो कम हुआ। तो ये सरकार के लिए फालतू का या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि इससे कुछ क्रिएट तो हो नहीं रहा। तो सर सरकार के लिए फालतू का खर्चा तो सरकार करती क्यों है? बेटा एक सोशल वेलफेयर भी तो है, सामाजिक कल्याण भी तो है सरकार को करना। अब एक बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना है, पुलिस वगैरह फोर्स वगैरह चाहिए सिक्योरिटी के लिए, तो ये सब सरकार आमतौर पर अपना मेंटेनेंस चलाने के लिए या वेलफेयर के लिए करती है। इसका एग्जांपल है जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, सब्सिडीज हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गया। इससे सरकार को कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही और ना ही सरकार का कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, पर फिर भी सरकार इस तरह के खर्चे
कर रही है। एक और बात, ये रिकरिंग होता है, हर महीने करना पड़ता है, हर साल करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे। जैसे सपोज ओल्ड एज है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको हर महीने तनख्वाह देनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि इस महीने तनख्वाह दे दी और 2 महीने बोला अभी पैसा है नहीं जाओ, नहीं, सरकार को हर महीने पैसा देना पड़ेगा। ये रिकरिंग है, सरकार को हर महीने देना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो सरकार की या तो एसेट क्रिएट करता है या तो लायबिलिटी रिड्यूस करता है। जैसे सरकार ने हाईवे बनवा दिया, सरकार ने स्कूल बना दिए, पैसा तो खर्च हुआ पर सरकार के पास एसेट आ गई, ठीक है। सरकार ने कोई उधार लिया था वो चुका दिया, ठीक है, तो सरकार के पास पैसा तो गया लेकिन एक उधारी थी वो कम हो गई। इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल कहते हैं और ये नॉन रिकरिंग होता है, यानी बार बार नहीं होता, कभी कभार सरकार करती है इस तरह के खर्चे। अब जब आपने देखा कि सर इसमें तो बहुत सारा तामझाम है, मतलब बजट है, बजट के 2 पार्ट है, रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट के भी 2 पार्ट है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, रेवेन्यू के भी 2 पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स, फिर टैक्स को 2 कर दो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर इतना सारा तामझाम सरकार करती क्यों है? देखो, सरकार ने कुछ ऑब्जेक्टिव सोचे, मैंने बताया ना, बजट हमेशा पहले बनाया जाता है, एस्टिमेट होता है, तो सरकार ने कुछ सोच रखा होगा ना, इसीलिए तो बजट बनाती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं सरकार के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होते हैं बजट बनाने के। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला क्या होता है बेटा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें सरकार क्या करती है कि रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करती है। बेस्ट पॉसिबल वे में यूज का मतलब जिस चीज को लोग मतलब ज्यादा पैसा जहां पे नहीं लगाते, जैसे हमारी जो संस्कृति है, खादी हो गया, खादी के आज कोई पहनता ही नहीं है, साड़ी वगैरह कॉस्टली है, और दूसरा उसका मतलब कि महंगा बहुत है और बनाने का प्रोसेस बहुत टफ है। तो सरकार इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। वहाँ पे सब्सिडीज देती है कि भैया तुम बनाओ, हम तुम्हें सस्ती बिजली दे देंगे, हम इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। और इसके अलावा जो आपका हार्मफुल आइटम है जिसे कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब हो गई, सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है, इन सब का कंजम्पशन कम करने के लिए सरकार इनके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाती है ताकि ये कॉस्टली हो जाए और लोग इस चीज़ को यूज़ करने के लिए डिस्करेज हो। कि जो आदमी दिन की पहले 10 सिगरेट पीता था, सिगरेट महंगी हो गई, औकात है नहीं, तो अब वो 6 पिएगा, बट इसी बहाने कंजम्पशन तो कम करेगा, सेहत तो उसकी कम खराब होगी। तो सरकार इस तरह के काम करती है उन चीज़ों के लिए जो हार्मफुल आइटम होते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, कई ऐसी जगह है जहां प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाना नहीं चाहता, जैसे साफ पानी हो गया या गांव देहात में हॉस्पिटल खोलना हो गया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जानता है वहां मैं हॉस्पिटल खोल भी दूंगा तो लोग इतना पैसा देंगे नहीं। गांव देहात में प्राइवेट स्कूल खोलना या कोई नहीं करता गांव देहात में, क्योंकि वहां पे पैसा नहीं है। तो ऐसी जगह जहां पे प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाना नहीं चाहता, वहां सरकार खुद पैसा लगाती है। वहां सरकार क्या करती है? खुद पैसा लगाती है। देखो ना, वाटर सप्लाई, पानी, सैनिटेशन, टॉयलेट्स हो गया, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर पता है प्राइवेट सेक्टर को कि कमाई कुछ नहीं है, खर्चा ही खर्चा है, और होगी भी तो कमाई बहुत कम होगी। तो ऐसे जगहों पे सरकार खुद पैसा खर्च करती है, क्योंकि सरकार जानती है कि इन जगहों पे पैसा खर्च नहीं किया गया तो वेलफेयर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इनकरेज नहीं होता पैसा लगाने के लिए, वहाँ पर सरकार खुद अपना पैसा लगाती है वेलफेयर करने के लिए। आगे चलते हैं। दूसरा, सरकार का दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम होता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। देखिए, होता क्या है, सरकार क्या करती है, अमीरों पर ढेर सारा टैक्स लगाती है, अलग अलग तरह के टैक्स लगाती है, और गरीबों को सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज का मतलब है बाजार के दाम से उसको कम दाम पे अनाज देना। जैसे पीडीएस सप्लाई होती है, जहां पे आपको 2 या 3 रुपए किलो गेहूं, 5 रुपए किलो चावल मिलता है, जो कि बाजार के दाम से बहुत कम होता है। सरकार इस तरह से काम इसलिए करती है ताकि गरीबों का भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सके, ठीक है। गरीब भी अपना जो सर्कल है पॉवर्टी लाइन का, जो एक कुचक्र है गरीबी का, उससे वो बाहर निकल सके। इसके अलावा सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा करती है, जो गरीब लोग होते हैं, जो बैकवर्ड लोग होते हैं। जैसे सरकार ने उनके लिए मुफ्त स्कूल खोल दिए, सरकार ने उनके लिए मुफ्त हॉस्पिटल खोल दिए, ताकि वो लोग भी अगर पैसा ना होने के बावजूद बुनियादी या बेसिक नीड्स अपनी पूरी कर सके। तो सरकार का मेन यही टारगेट होता है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, कि सरकार अमीरों पर ढेर सारा टैक्स लगाए और उससे जो भी सरप्लस कमाई होती है उससे गरीबों का वेलफेयर करे। एक चीज और, जैसे मैंने बताया एमसीक्यू का क्वेश्चन है,
अगर एमसीक्यू में आ जाए कि सरकार ने फलाना फलाना प्लान लॉन्च किया है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, याद रखिए कोई भी प्लान अगर गरीबों के लिए होता है तो समझना वो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज की बात कर रहा है। जैसे उज्ज्वला योजना जिसमें गरीबों को मुफ्त में गैस सिलेंडर्स बांटे गए थे। बेसिकली इसका काम ये था कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, अमीर लोग तो सिलेंडर अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब लोग नहीं कर सकते, तो गरीबों को मुफ्त में सिलेंडर देना ताकि वो भी अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकें। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझिए मेरी बात। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है इकोनॉमी में स्थिरता लाना। देखो इकोनॉमी में दो सिचुएशन होती है, एक बूम पीरियड जिसको हम तेजी का दौर कहते हैं, और एक होता है रिसेशन जिसको हम कहते हैं मंदी का दौर। दोनों ही इकोनॉमी के लिए खतरनाक सिचुएशन है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक है, रिसेशन है, मंदी है, बाजार में पैसा ही नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन बूम पीरियड होता है जहां पे चीजें महंगी हो जाती है। अब देखो इकोनॉमी में अगर बूम पीरियड होगा, तेजी होगी तो चीजें महंगी होंगी, ग्राहक पिसेगा, कंज्यूमर पिसेगा। रिसेशन होगा, मंदी होगी, बेरोजगारी होगी, तब अगेन जनता पिसेगी क्योंकि काम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो घर कैसे चलाएंगे। तो इन दोनों सिचुएशन से आगे आने के लिए सरकार बजट का सहारा लेती है। सरकार किसका सहारा लेती है बेटा? बजट का। सर कैसे लेती है? सपोज इकोनॉमी में बूम पीरियड है, सपोज सरकार इकोनॉमी में क्या है बेटा? बूम पीरियड है, यानी तेजी का दौर है, तो सरकार क्या करती है? टैक्स बढ़ा देती है। सर इससे क्या होगा? अगर सरकार टैक्स बढ़ा दे तो समझो सरकार, लोगों की इनकम क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि टैक्स देना पड़ रहा है। अब जब इनकम कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, और जो तेजी का दौर है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए रिसेशन चल रहा है, मान लीजिए क्या चल रहा है? रिसेशन यानी मंदी, तो ऐसे केस में सरकार क्या करती है? टैक्स को कम कर देती है और कोशिश करती है कई जगहों पे सब्सिडी दे दे। ऐसा करने पर क्या होगा? समझो सरकार अगर टैक्स कम कर देगी तो लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, है ना। सरकार ने कहा कि अब से 8 लाख तक के लोगों को, कमाई वालों को टैक्स नहीं देना। मैं कितना खुश होऊंगा, अरे यार मेरी तो कमाई 6 लाख थी, 15-20 हजार टैक्स में चले जाता था, 8 लाख अब टैक्स नहीं देना है, 15-20 हजार मेरे बचेंगे, समझ रहे हो। तो ऑटोमेटिकली मेरी 15-20 हजार से डिमांड बढ़ेगी। तो सरकार अगर टैक्स कम करती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये जो रिसेशन था जिसमें लोग डिमांड कम कर रहे थे, ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। तो सरकार बजट के सहारे से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी मैनेज करती है। सर मुझे ये समझाओ, ये आपने जो लिखा है इसमें सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट का क्या भूमिका है? मैंने बताया ना, सरप्लस बजट इन्फ्लेशन यानी बूम पीरियड में इस्तेमाल होता है। सरप्लस बजट में सरकार क्या करती है? टैक्सेस बढ़ा देती है, ठीक है, और अपने सब्सिडीज को कम कर देती है या एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। और वही डेफिसिट बजट में सरकार क्या करती है? टैक्स को कम कर देती है और अपने खर्चे बढ़ा देती है, ताकि देश में जो डिफ्लेशन या मंदी का दौर चल रहा है उससे बाहर निकला जा सके, ठीक है। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। देखो आज की डेट में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको सरकार ने प्राइवेटाइज नहीं किया, क्योंकि सरकार जानती है अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो ये लोग प्रॉफिट के लिए शायद कीमतें बढ़ा दें, जिससे आम जनता को बहुत दिक्कत आएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में कुछ गवर्नमेंट की भी ऑनरशिप है, कुछ प्राइवेट भी है, और कुछ तो ऐसा है जो पूरी तरह से सरकार के हाथ में, जैसे डीटीसी, जैसे इंडियन रेलवे। अब सरकार के हाथ में, सरकार इसको मैनेज करती है, क्योंकि सरकार जानती है इसको हम प्राइवेटाइज तो कर नहीं सकते, पर इन संस्था को चलाने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। तो उस पैसे की व्यवस्था कहां से होगी? तो सरकार हर साल अपने बजट से कुछ हिस्सा इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए भी या एंटरप्राइजेस के लिए भी रखती है, ताकि ये एंटरप्राइजेस सही तरीके से चले और सोशल वेलफेयर या जनता का कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। चलिए अब स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्या था बजट क्या था? तो सर एक फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के दौरान सरकार को जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर हो रहा है वही बजट था। बजट के दो पार्ट क्या थे? रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स क्या था? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल। एक्सपेंडिचर क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट के ऑब्जेक्टिव क्या थे? बजट के ऑब्जेक्टिव थे सर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सर, ठीक है सर, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज,
मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये सरकार के क्या थे बेटा? गोल्स या ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, अच्छा, इन सब के बाद अगर हम आगे और जाएं तो बजट दो तरह का होता है, एक होता है सरप्लस बजट और एक होता है डेफिसिट बजट। एक होता है सरप्लस बजट और दूसरा होता है डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट में फर्क क्या होता है? सरप्लस बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार की कमाई ज्यादा और खर्चा कम, और डेफिसिट बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं और आमदनी कम होती है। अरे सर, मतलब खर्चे ज्यादा और आमदनी कम, तो सरकार क्यों ऐसा बजट बनाएगी क्यों? बेटा, इंडिया जैसी कंट्री या जो दूसरे अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री होती है, ऐसे कंट्रीज में डेफिसिट बजट ही बनता है, क्योंकि मैंने बताया ना, प्राइवेट सेक्टर वहीं पे पैसा लगाएगा जहां प्रॉफिट होता है। तो सोशल वेलफेयर या देश को बढ़ाने के लिए सरकार को खुद पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए हमारी जैसी कंट्रीज आमतौर पर डेफिसिट बजट का सहारा लेती है। समझिए, सरप्लस में क्या है? पैसा आएगा ज्यादा, जाएगा कम। डेफिसिट में पैसा ज्यादा जाएगा, खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम है। अब यदि हम आगे डेफिसिट बजट को स्टडी करें तो यह भी तीन तरीके का होता है, एक रेवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। यहां बच्चों थोड़ा सा ध्यान लगा लेना, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं। ठीक है, परेशानी कुछ भी नहीं है, जैसे पिछला टॉपिक आसानी से समझ में आया था ये भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रख लेना। पहली बात आती है रेवेन्यू डेफिसिट की, कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए। जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है तो यह सिचुएशन रेवेन्यू डेफिसिट की कहलाएगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या? फालतू का खर्चा जो सरकार की ना तो एसेट क्रिएट कर रहा है और ना ही सरकार की लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। इस तरह के खर्चे यदि रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो जो सिचुएशन क्रिएट होती है इसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दीजिए तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। आगे, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? सर बेटा, ये रेवेन्यू डेफिसिट अगर सरकार का ज्यादा है तो ये सरकार के लिए एक चेतावनी है कि भैया संभल जाओ। क्यों? क्योंकि अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, समझो सरकार के खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है, मैनेज कैसे करोगे? दो ही तरीके, या तो आप उधार लो, ठीक है, या आप अपना कोई सामान बेच दो, यही तरीका है। तो इससे या तो सरकार की डिससेविंग होगी या सरकार को अपनी एसेट्स कम करनी पड़ती है, यानी बेचना पड़ता है। एक और चीज, रेवेन्यू डेफिसिट ये रिप्रेजेंट करता है कि सरकार, गवर्नमेंट इज अनेबल टू डू देयर डे टू डे ऑपरेशन। सरकार अपने रोजमर्रा के काम चलाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लग गया था तो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन मांगा कि भैया पैसा दो, देश हमें अपना स्टेट चलाना है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था, बाजार चल नहीं रहे थे, सरकार को जो टैक्स के थ्रू आमदनी होनी थी वो सरकार की कम हो गई थी। तो समझिए, रेवेन्यू डेफिसिट अगर ये होता है तो ये शो करता है कि सरकार अपना डे टू डे ऑपरेशन मैनेज नहीं कर पा रही है। अगला आता है फिस्कल डेफिसिट। समझिए, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि सरकार के यदि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स माइनस कर दो, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और टोटल रिसिप्ट्स का मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, अगर सरकार का कुल खर्च कुल आमदनी से ज्यादा हो जाता है, सरकार का कुल खर्च यदि कुल आमदनी से ज्यादा हो जाता है, पर थोड़ा सा रुको, टोटल रिसिप्ट्स में हम बोरोइंग को एक्सक्लूड करेंगे, यानी बोरोइंग रिसिप्ट की अगर हम बात करें, इस रिसिप्ट की बात करें तो उसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी सरकार का टोटल खर्चा और टोटल रिसिप्ट्स का गैप, यदि सरकार का जब कुल खर्च टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए अदर देन बोरोइंग, उधार को नहीं लेना रिसिप्ट्स में, तो ये जो सिचुएशन कहलाती है ये फिस्कल डेफिसिट कहलाती है। एक चीज और आपको बता देता हूं, एमसीक्यू में आ जाता है, 5% तक फिस्कल डेफिसिट आपका सेफेस्ट लेवल माना जाता है। अगर आपकी इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट 5% है तो ये सेफ लेवल है, 5 से ज्यादा है चिंता है।
अब फिस्कल जैसे रेवेन्यू डेफिसिट ये दिखाता था कि सरकार अपना डे टू डे ऑपरेशन करने में कंफर्टेबल नहीं है, नहीं कर पा रही है। सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि सरकार के ऊपर उधार कितना है। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने का मतलब सरकार के ऊपर उधार बहुत ज्यादा है, और ये हमारे लिए गंभीर विषय है। हम इसके बारे में समझते नहीं हैं और ज्यादातर न्यूज चैनल इसके बारे में बताता नहीं है। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होना एक बहुत चिंता का विषय है। समझिए, फिस्कल डेफिसिट का मतलब उधार ज्यादा। अब अगर आप उधार लेते हो तो आपको उस उधार पर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, और उस ब्याज को चुकाने के लिए फिर से आप एक नया उधार ले लेते हो। तो अल्टीमेटली आपके लिए एक डेब्ट ट्रैप वाली सिचुएशन बन जाती है। यानी आप एक उधार ले रहे हो, उसको चुकाने के लिए फिर से एक नया उधार लेते हो, फिर उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुकाने के लिए फिर से एक नया उधार लेते हो, और आप चारों तरफ से एक उधार के जाल में फंस जाते हैं। दूसरा फिस्कल डेफिसिट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है। सरकार इसको मैनेज करने के लिए नए नोट इश्यू करवा लेती है आरबीआई से। अब मार्केट में जब नए नोट आएंगे, सिंपल है, मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ा, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, चीजें महंगी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर लगातार फिस्कल डेफिसिट होता है तो देश में महंगाई भी होती है। आप एक थोड़ा सा टाइम निकले, अपने पिताजी या दादाजी से पूछना, पापा जी आपके टाइम पे ऐश कितने में हो जाती थी? पापा बोलेंगे बेटा 10 रुपए में मौज हो जाती थी। और आज देखो 10 रुपए में आप 100 रुपए लेके चले जो आपका मौज नहीं होगा। क्या कारण है? सरकार के उस समय से अब तक हमेशा फिस्कल डेफिसिट ही रहा है। सरकार खर्चे ज्यादा कर रही है, आमदनी कम है, और उसको मैनेज करने के लिए सरकार हर साल नए नोट छापती है, जिससे साल दर साल चीजें हमारी महंगी होती जा रही हैं। तीसरा आता है प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला ही है कि ये फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट है। यानी चलिए, हाँ, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट। बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि सरकार ने ब्याज भरने के अलावा और दूसरे पर्पस के लिए कितना लोन लिया है। देखिए ना, इट इंडिकेट्स हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। यानी ब्याज भरने के अलावा आपने और किस पर्पस के लिए उधार लिया है, इसी को हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो होता है, क्योंकि आमतौर पर क्वेश्चन आ जाता है कि एमसीक्यू में कि जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखाता है, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं, बहुत आसान है। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब थोड़ा बहुत आप लोग 12वीं तक आ गए हो तो मैथ तो जानते ही होंगे। मैंने बताया जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखाता है, आप इसकी जगह जीरो रख दीजिए। ठीक है, तो होगा क्या कि इंटरेस्ट एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब अगर आप इसको यहां ले आते हो, इसका मतलब क्या, एफडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट, और फिस्कल डेफिसिट क्या था, बोरोइंग। आपको अभी मैंने बताया कि फिस्कल डेफिसिट किसको रिप्रेजेंट करता है, बोरोइंग को। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट उतना ज्यादा बोरोइंग। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो यह दिखाता है कि बोरोइंग इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, विच मींस आपने सिर्फ और सिर्फ ब्याज भरने के लिए उधार लिया है। तो ये एमसीक्यू में आ जाता है कि व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट? जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स गवर्नमेंट हैज बोरोड जस्ट टू पे द इंटरेस्ट ओनली, अदर देन कोई एक्सपेंडिचर सरकार ने नहीं किया था। अभी बताया था मैंने फिस्कल डेफिसिट की इंप्लीकेशन, ये दिखाता है कि सरकार अपना नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, सरकार को अपना उधार सेविंग कम करना पड़ रहा है, सरकार को उधार लेना पड़ रहा है, सरकार के लिए डिसइन्वेस्टमेंट है। फिस्कल डेफिसिट क्या था कि सरकार के खर्चे ज्यादा, आमदनी कम है, तो डेब्ट ट्रैप है, क्योंकि उधार लेने पर उस पर ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देने की वजह से एक और नया उधार लेना पड़ेगा, और सिचुएशन डेब्ट ट्रैप की बन जाती है। इन्फ्लेशन है, सरकार को आरबीआई से बोरो करके नए नोट छापने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है और चीजें क्या होती है बेटा, महंगी हो जाती है। फॉरेन डिपेंडेंस होता है, जिन कंट्रीज से आपने उधार लिया है वो आपके घरेलू मामलों में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, कि आप ये यहाँ से सामान मत लो, आप यहाँ से सामान लो, क्योंकि आपने उनका उधार दे रखा है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 1965 में
इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था, बीच में यूएसए आया, उसने बोला लड़ाई बंद कर दो, बिकॉज हमने यूएसए से बहुत सारा उधार ले रखा था। तो ये हमारे घरेलू मामलों में इंटरफेयर करते हैं, इसलिए फिस्कल डेफिसिट की वजह से आपका इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है बेटा। चलिए, होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज करते हैं, अब हम आपके इसके साथ कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए, पहले का आंसर बताइए, एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। सर क्या कॉमेडी कर रहे हो, अभी तो बताया एक्चुअल नहीं होता, ये एस्टिमेटेड होता है, क्या, गवर्नमेंट बजट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन बी पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अभी बताया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। वैट का शिफ्ट किया जाता है, एक्साइज ड्यूटी भी शिफ्ट होती है, इंटरटेनमेंट टैक्स, जो आप मूवी देखने जाते हो मूवीज पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम इंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं। तो बचा क्या, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। आमतौर पर इंडिया में 30 लाख से ऊपर की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उस पर समथिंग शायद 1% का आपका टैक्स लग रहा है, तो ये टैक्स जो होता है ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तीसरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर आपको बात किया जाए तो दो तरह की थी, एक टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, तो ये ऑप्शन 2 होगा। अगला चलते हैं, द अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड डिविडेंड इज नोन एज। सबसे पहले समझो क्या लिखा है, अमाउंट कलेक्टेड, यानी ये रिसिप्ट्स है, इतना तो कंफर्म है ये रिसिप्ट्स है। रिसिप्ट्स दो तरह की थी, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल में क्या था, या तो एसेट कम होगा या तो लायबिलिटीज बढ़ेगा, या तो लायबिलिटीज बढ़ेगा या तो एसेट कम होगा। मेरे ख्याल से इन सब में कुछ ऐसा नहीं होगा, तो ये क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है सर। लेकिन इसमें तो ऑप्शन तो है ही नहीं रेवेन्यू का। लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया था रेवेन्यू दो तरह का होता है, एक टैक्स रिसिप्ट्स और एक नॉन टैक्स। ये सब एग्जांपल है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के, तो आपका आंसर इसका सी होगा बेटा। आगे चलिए, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इनकम अर्नर्स। जो पैसा कमाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय द बजट। सरकार क्या चाहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल। रीजनल डेवलपमेंट, यानी सरकार सभी स्टेट्स का इक्वल डेवलपमेंट चाहती है। जो बैकवर्ड स्टेट होती है वहां पे सरकार ढेर सारे रेमेडीज देती है। जैसे बिहार में अगर आप फैक्ट्री खोलोगे आपको 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिजली सस्ते दाम पे दिया जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बिहार में इन्वेस्टमेंट करें, बिहार धीरे धीरे डेवलप हो। तो रीजनल डेवलपमेंट भी चाहती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहती है, अमीरों से जो भी टैक्स है ज्यादा पैसा उनसे लेके गरीबों में बांटा जाए थ्रू टैक्सेस। तो इसमें ऑल द अबव ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, द फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग, बताया था ना, अदर देन बोरोइंग्स, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जीरो कब होता है, अभी बताया। प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा, पीडी इक्वल्स टू क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट क्या था, बोरोइंग, इसको हम दूसरा नाम किससे जानते हैं, बोरोइंग से, ठीक है। अगर हम इसको जीरो कर देंगे, ये इधर ले आइए, इसको आप इधर ले आइए, तो बोरोइंग इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है बेटा। एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा खर्चा जो सरकार की एसेट क्रिएट नहीं कर रहा, कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो ना तो सरकार की एसेट क्रिएट करते हैं और ना ही सरकार की लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो चीजें होती हैं, या तो आपकी एसेट क्रिएट होगी या आपका उधार यानी लायबिलिटीज रिड्यूस होगी। कोई है ऐसा एग्जांपल, हाँ सर, परचेज ऑफ हाउस एसेट है ना। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें मशीनरी क्यों नहीं आएगा एक्सपेंसेस। मैंने कहा मशीन पे खर्च किया गया है। मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप उसमें 20,000 रुपये का सर्विसिंग कराते हो, तो दो गाड़ी थोड़ी ना हो गई, गाड़ी तो एक ही है। पर अगर आप घर खरीदते हो तो आपके पास पहले घर नहीं था, अब आपके पास घर आ गया, आपकी एसेट क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। होप सो आपको बजट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को
क्लियर करने की। ऑल द बेस्ट बच्चों। बाकी के चैप्टर्स की भी आपको जल्द से जल्द हम वीडियो बना के अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टर्म 1 बेहतर निकल सके। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।